सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ आज हमारे साथ निवेदन सिंह जी हैं और पेशे से एक इंजीनियर भी रह चुके हैं और आज कहीं ना कहीं पर जो है तो व्यापार लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस लोकसभा को लेकर के खास तौर पर अगर हम शहडोल संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर की क्या ज़रूरतें होती हैं और किस आधार पर, क्योंकि देखिए लगातार चुनाव होते आए हैं, हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के। कहीं ना कहीं पर एक बात तो बड़ी गहराई से सोचने योग्य होती है कि क्या वास्तविकता के तौर पर जिन क्षेत्रों की हम बात करते हैं उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास की, आर्थिक गतिविधियों की, और ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि आज जो भी बड़े दल हैं जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं पर लगातार मैदान में भी होते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसा क्या होता है कि जब ये देखा जाता है कि चुनाव ख़त्म हुए और चुनाव ख़त्म होने के बाद लोग जो है दोबारा पलट करके किसी क्षेत्र में झांकना पसंद नहीं करते। निवेदन जी, मैं अगर ये कहूँ कि इस पूरे लोकसभा को अगर भ्रमण किया जाए तो यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों पर जो है तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको अगर किया जाए तो शहडोल संभाग बेहतर से बेहतर हो सकता है, खासतौर पर चाहे आदिवासी हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, फिर चाहे आप रोज़गार की बात करें, क्योंकि शहडोल संभाग में रोज़गार की कोई कमी नहीं होती, उद्योग से पूरा भरा हुआ क्षेत्र होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपने जो बोला कि चुनाव से पहले प्रत्याशी आते हैं और उसके बाद एकदम विलुप्त हो जाते हैं, बहुत सही बात है। अगर संभाग में अगर वही व्यक्ति जो जीत के आया है वो अगर पूरी संभाग को अगर भ्रमण करके देखे, उसको खुद पता चल जाएगा कि क्या है, नहीं है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो सांसद हैं वो खुद ही नहीं आ रही हैं कहीं। आज तक हमारे ज़िले में जब भी आए हैं, या फिर शिवराज सिंह आए हो, चाहे जो भी आए हों बड़े बड़े नेता, तभी वो नज़र आती हैं। अगर वो नज़र आएंगे ही नहीं, भ्रमण करेंगे ही नहीं, तो उनको मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, चाहिए जनता को ज़रूरत है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे रही बात कि मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो चलिए वो तो पूरा का पूरा डामाडोल है ही। और बाकी चुनाव के बाद की आप बात किए तो चुनाव के बाद एक चीज़ और देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पूरी की पूरी ट्रेनें रद्द हैं। और हमारा क्षेत्र, जबकि आपको पता है आदिवासी क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा है, और ट्रेन की जो ट्रांसपोर्टेशन है सुविधा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम फेयर होता है। बस से जाएंगे तो ज़्यादा फेयर रहता है। उनके खुद के घर के आर्थिक स्थिति को चोट पहुंच रही है इसके कारण, कि 15-15, 20-20 दिन, एक महीना एक सारनाथ ट्रेन है जो कि 78 दिन के लिए बंद है। और दूसरी चीज़ कि अगर वो घूमे, पूरे के पूरे संभाग घूमे, तो जितनी भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं भी तो एक हैं, 2 हैं, कहीं तो है ही नहीं। और जो मशीनरीज़ होने चाहिए मेडिकल्स के, वो भी अवेलेबल नहीं हैं। अभी कुछ साल से थोड़ा सा देखा जाए तो और ही भी डामाडोल है, क्योंकि इनको एक चीज़ समझ में आ गया है कि हम यहाँ से जीत के आएंगे, चाहे हम काम करें चाहे ना करें। वही चीज़ देखा गया इस बार भी विधानसभा चुनाव में। एक आपको बताऊं, रिसेंट की जब 17 तारीख को जब चुनाव हो रहा था, कुसमाहा एक गांव है, वहाँ के लोगों ने ये मांग किया कि हमने वोट करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो गांव है मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर है। आज तक वहाँ पर रोड नहीं बनी, ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग वोट करेंगे ही नहीं करें एकदम। तो कलेक्टर साहब करीबन 1-2 बजे पहुँचे, उन लोग को समझाइश दिए कि चलिए आप लोग वोट करिए, आगे आने वाले समय में किसी की भी सरकार बने, हम आपको वो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। ये आश्वासन देके चले गए। और जबकि पता है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद ये काम नहीं हुआ, और उसी गांव का पूरा वोट बीजेपी को कैसे चला गया। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये जीत कैसे हुई। इसलिए बोल रहा था मैं कि ये लोग घूमना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है हम काम करें ना करें, जीतना तो हम है ही। चाहे साम दाम दंड भेद जो बोला जाता है वो लगा के इनको जीतना ही है। तो इसी कारण बस जो हमारा जो क्षेत्र है
वो पिछड़ा रह गया है। पिछड़ा जाति नहीं रहा, अब पिछड़े लोग हो गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो पिछड़ा हो गया है। भाई देखिए क्या है, कहीं ना कहीं पर किसानों को लेकर के भी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया और काफ़ी सारे हद तक जो है तो देखा जाता है कि मैनिफेस्टो तैयार किए गए किसानों के लिए। क्या वो आज तक किसानों तक पहुंच पा रहा है? किसान को कभी बढ़ता देखना ही नहीं चाहता है सरकार। कारण ये कि अगर किसान बढ़ गया तो फिर वो बड़ा हो जाएगा तो हम उस पर अपनी धाक नहीं जमा सकते। क्योंकि अगर खाद देखे, यूरिया, डीएपी, वैसे इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फिर भी इस्तेमाल हो रहा है, सरकार बेच रही है और जनता अपने कुशल फसल के लिए उसका इस्तेमाल करती है। फिर भी उसके जो रेट्स हैं वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई, और जो खेती करने के बाद जो उनको फसल की कीमत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। यहाँ देखा जाए छत्तीसगढ़ की, वहाँ के जो किसानों के फसलों की जो कीमत मिलती है, यहाँ मध्य प्रदेश में वो नहीं है। कम से कम उस पर ध्यान देना चाहिए। आप फ्री की बात करते हो, है ना, आप फ्री की बात करते हो कि हम लोगों को हम फ्री में 1 किलो, फ्री नहीं बोलेंगे, 1 रुपया 2 रुपया बोल रहे हैं, लेकिन उसको फ्री बोल सकते हैं। 1 रुपया 2 रुपया में हम आपको गल्ला पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। भैया आप मत दो, आप उसको फ्री में दे दो ना। खाद, यूरिया, डीएपी, जो उसका बीज है वो आप फ्री में दे दो। जब वो फ्री में मिलेगा उसको, टोटल फ्री, इसमें भी नहीं कि 1 रुपया 2 रुपया, आप टोटल फ्री दो उसको, किसान को। जब वो उपज करेगा, उसके पास जब मुहैया होगी पूरी की पूरी गल्ला पानी घर में, तो वो क्यों फ्री लेना चाहेगा? आप समझिए इस बात को। नहीं देखिए क्या है, एक बात और भी होती है ना किसानों को लेकर के, जो है तो हम कई बार जब कई ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे होते हैं, आज तमाम जो है तो देखते हैं कि प्रोजेक्ट बनाए गए, प्रोजेक्ट के आधार पर सिंचाई के संसाधन और कई सारी चीज़, तो वो अवेलेबल सी नहीं होती यहाँ पर। सिंचाई को लेके आज तक सरकार ने कभी काम नहीं किया। बाणसागर है हमारा संभाग में, ठीक है, वहाँ की जितनी भी पानी है, सिंचाई की पानी जो जाती है यूपी और बिहार चली जाती है, हमारे राज्य को एक जरा सा पानी नहीं मिलता है। नर्मदा का अगर जल स्रोत अगर इधर की तरह डाइवर्ट कर दिया जाए, हमारे संभाग की तरफ, उमरिया हो गया, फिर और बाकी इधर हो गया शहडोल साइड, तो बहुत अच्छा फलस्वरूप ये मिलेगा अपने को रिज़ल्ट कि किसानों को जो मिलता है पानी, जिस तरीके से मिलता है वो भगवान भरोसे, क्योंकि भगवान जब भरोसा जताते हैं कि चलो दे दो भाई इनको, तो आती है। अगर सिंचाई के लिए अगर नहर हो, पानी की व्यवस्था हो, तो क्यों नहीं फलेगा फूलेगा हमारा किसान। एक नर्मदा का स्रोत और एक अपना बाणसागर वाला, कई जगह ऐसे नहर का काम हुआ है, मैं देखा हूँ, चिल्हारी साइड नहर का काम हुआ है वहाँ पर। लेकिन नहर के लिए पानी कैसे दिया जाए कि कहीं अगर जल का स्रोत है तो नहर डाउनवर्ड बनाया जाएगा कि अपवर्ड बनाया जाएगा? वो नहर अपवर्ड बना दिया गया है। अब पानी जाए तो जाए कैसे? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, बताइए। यहाँ बस स्टॉप, एक थे बस स्टॉप पहले से है दुरुस्त हालत में, उसी के बगल में दूसरा नया बस स्टॉप बना दिया गया। पूरी की पूरा भ्रष्टाचार ही चल रहा है, क्योंकि इनको पता है जनता वोट करेगी ना करेगी, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो जीतेंगे भाई, चाहे जैसे जीते। नहीं तो कहीं ना कहीं पर एक सवाल तो और भी उठता है। देखिए एक तरफ जो है तो एजुकेशन की सोसाइटी होती है और दूसरी तरफ जो है तो स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है। अगर इनमें सुधार लाया जाए तो क्या हो सकता था? मैं बताऊं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं अभी शुरुआत में बात किया, एक स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा शिक्षा व्यवस्था, और वहाँ तक की पहुँच मार्ग अगर बेहतर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि अगले 15 साल अगर ये सुविधाएं अगर मिल जाए किसी को भी, तो अगला 15 साल के बाद वो व्यक्ति कभी 1 रुपया 2 रुपया के अनाज के लिए मोहताज नहीं रहेगा। वो सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं हमेशा इसीलिए करता हूँ कि पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे। मुझे पता है सबको जॉब नहीं मिल सकता,
लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो उसी तरीके से। लेकिन अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस कर लेगा। अगर कहीं इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को नहीं मिलता है लेकिन खुद अपना क्लिनिक चलाते हैं। उसी तरीके से अगर जैसे फॉरेन में रहते हैं, वहाँ के बच्चों को यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर ये नहीं कराना चाहिए, वो नहीं कराना चाहिए, वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ उनको रोज़गार भी सिखाया जाता है कि अगर आप टायर कैसे बना सकते हो, उसका ये गाड़ी का सर्विस कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं उन स्कूलों में। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, ABCD पढ़ा दो, वो भी 8वीं 9वीं में ABCD के बच्चे, अगर 8वीं 9वीं के बच्चों को ABCD पूछा जाए तो वो नहीं पता, तो कहाँ से विकास होगा। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एजुकेशन को मजबूत किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता, तो यहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं खासतौर पर उनके सुधार आता और यहाँ पर से, क्योंकि एजुकेशन ही जो है आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो वो पढ़ेगा, और शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी तो भी पढ़ेगा। और एक जगह मार खा जाते हैं बच्चे कि पहुंच मार्ग नहीं है। जिस समय बारिश नहीं हो रही होती उस समय बच्चे जैसे भी तैसे करके चले जाएंगे, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, रोड दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा बच्चा? क्योंकि अब माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा जाए। कहीं बाढ़ आया, पानी का स्रोत बढ़े, पानी का स्तर बढ़ गया, तो बहुत सारी घटना मैं देखा हूँ कि बच्चे बह गए हैं, उनकी बॉडी तक नहीं मिली है, नसीब नहीं हुई है। बात यही है कि आप अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नहीं उठाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अभी हाल फिलहाल चुनावी मुद्दों में जो है तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, और छूटने के साथ साथ ऐसा नहीं कि देखिए एक नैतिकता के आधार पर जो है तो ऐसे जिन्हें जनता जनप्रतिनिधि के रूप में चुन रही होती उनकी भी कुछ नैतिकता बनती है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपको जो है तो लोकसभा की कमान दे दिया जाए, या फिर हम ये कहें कि आप विधायक होते, तो मैं एक प्रॉपरली जो है तो एग्जाम्पल देना चाहूँगा और उसके आधार पर जानना चाहूँगा कि अगर शहडोल संभाग में आपको एक अवसर मिलता है और उस अवसर को लेकर के आप किस तरह से जो है तो क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे? मैं अभी विधानसभा चुनाव में भी टिकट की मांग कर रहा था पार्टी से, मुझे नहीं मिला। फिर भी मैंने अपने स्तर पर जी तोड़ मेहनत की, भले हमें सफलता नहीं मिली। आने वाले समय में अगर पार्टी मेरे पर भरोसा जताती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ जनता को कि अगर सही में अगर बदलाव लेके आना है तो आप पहले प्रत्याशी को देखो, ना कि पार्टी को देखो। हमेशा से ये बात होती है कि हम तो आंख बंद करके चाहे कुछ भी हो, हम तो इसको देंगे, हम उसको देंगे। कभी अगर प्रत्याशी को देख के अगर दिया जाए ना, तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा, महसूस ही नहीं किया होगा उस तरीके का चेंज को। मैं वो चेंज चाहता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि पार्टी विशेष को छोड़कर आप जो भी प्रत्याशी है उनका आकलन करें, वो किस स्तर का है, वो आपके काम करने लायक होगा या नहीं होगा। क्योंकि आज भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको पता है वो किस तरीके से काम कर गए। अभी जो है लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आपसे अपील है कि पहले कैंडिडेट को जांचें, परखें और उसके बाद वोट करें, अगर आपको अच्छा बेहतर भविष्य चाहिए तो कहीं ना कहीं पर ये जो आपने कहा कैंडिडेट्स को लेकर के, कैंडिडेट्स को देखना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे है और क्या नुकसान होने वाला है, ज़रा जनता को ये भी बताएं। क्योंकि देखिए क्या है, आज के डेट में हम ऐसा कि जो हम लगातार चुनावी मोमेंट पे देखते आए हैं कि एक अच्छा और बेहतर प्रत्याशी जो होता है उसे तो पार्टियां जो है तो नकारती हैं और कभी कभार जनता नकार देती है। लेकिन अगर पार्टियां छोड़ करके लोग सिर्फ कैंडिडेट को देखते हैं तो उससे क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो हमारा क्षेत्र आदिवासी है ना, एक तो बहुत कम लोग आगे बढ़ के पढ़ लिख के साक्षर हो पाए, समझदार हो पाए, उसमें से बहुत कम ही लोग हैं जो कि राजनीति में जुड़े हैं। और बहुत सही बात है कि वैसे सक्षम व्यक्ति को टिकट दिया भी नहीं जाता।
आज के डेट में लड़के लेना है, वो भी लड़के किससे लेंगे हम? अपने घर के अपने ही लोग से तो लड़ेंगे नहीं हम। तो उसमें हम लोग समझौता करते हैं, चलिए पार्टी किसी को भी टिकट दे दी, हम उसके साथ हैं, चाहे वो जैसा भी हो। और आपने जैसा बोला कि कैंडिडेट की बात, आप कैंडिडेट जब आता है हाथ जोड़ा कि ना भैया ना भैया हम ही वोट दे आए बार, ठीक है, आप भी हंसी खुशी बोल देते, चाहे किसी भी पार्टी को, आप भी अगर किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी का बोला अरे सब हाँ कोई भी आएगा तो आप बोलोगे हम वोट करेंगे। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं मैं किसी को नहीं देखा आज तक कि किसी ने ये पूछा हो कि अच्छा आप प्रत्याशी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट हमारे साथ बैठ लीजिए, अपने परिचय तो दीजिए कि आप हैं कौन, कैसे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, कुछ नया देखे तो उसके बाद वोट करें आप। मैं खुद ही अभी अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, एक नया पार्टी कोई है, वो चुनाव के लिए अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, वो भी प्रचार कर रहे थे। मैं उनको, वो भी आए पर्चा दे के चले गए, मैं उनसे उनको बोला कि आप मेरे को समय दो, मुझे जानना तो है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, आप कितना सक्षम हो, लड़ पाने लायक हो कि नहीं हो। अब वो व्यक्ति मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाया तो वो जीत के क्या करेगा? तो उसका परिणाम तो आप सभी लोगों के सामने भुगत रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, चाहे अनूपपुर भी रहे, अनूपपुर बोल रहा हूँ, मानपुर है, यहाँ पर बांधवगढ़ है, और भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर स्थितियाँ आज भी देखने योग्य थी। जैसा 20 वर्ष पहले था वैसा ही आज 20 वर्ष बिल्कुल 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 कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रंगारोगन हुआ है, जैसे बोलते हैं कि दिवाली आती है तो थोड़ा सा रंगारोगन कर लो, छपाई कर लो, बस वही हुआ है। क्योंकि जब घर पुराना हो जाता है तब बोलते हैं कि 70 साल में क्या किए, 70 साल में क्या किए। अरे भैया ठीक है, हम कुछ किए कि नहीं किए वो पार्टी, ठीक है, लेकिन घर पुराना हुआ है ना, आप उसी को छपाई कर रहे हो, क्यों ना उसको डिमोलाइज करके नया चीज़ करो उस चीज़ में। आधुनिकीकरण जो बोलते हैं वो करो ना, उसमें तो बिल्कुल चेंज आएगा। एक सवाल है, देखिए क्या है, आप इंजीनियर भी रह चुके हैं, और इंजीनियर रहने के साथ जो है, तो मैं अगर ये कहूँ कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं, और एक तरफ अगर हम मुफ्त की योजनाएं बंद कर दें और लोगों को उस दिशा में लेकर के जाएं जहां लोग सक्षम हो सकते हैं, तो आप बेहतर क्या मानते हैं, लोगों को सक्षम बनाना या फिर मुफ्त की योजनाओं की ओर लेकर के जाना? मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं इस चीज़ पर मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मुफ्त में देना एक ऑप्शन है केवल, क्यों? जीतने के लिए। लेकिन अगर किसी को बना दिया जाए, पता है ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? चलिए बताइए। इसका सीधा सा एक बात बताता हूँ आपको। अगर सारे के सारे लोग सक्षम हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, तो किसी को ना पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को नेता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हर नेता यही चाहता है कि मेरी ज़रूरत हमेशा पड़े, इसलिए मुफ्तखोरी में ढकेलते जा रहे। तुम लोग मुफ्तखोरी, मुफ्त में खाओ पियो पड़े रहो, कहीं काम में नहीं जाओ, पढ़ाई नहीं करो, तो वहीं के वहीं रहोगे, तो मेरी ज़रूरत तो तुमको हमेशा पड़ते रहेगी। जो विकसित देश है वहाँ को कोई पूछता है उस देश में कि हमारा कौन यहाँ पर MP है, कौन MLA है? अमेरिका चले जाइए, आप वहाँ पर कोई नहीं पूछ रहा होगा अरे हमारे क्षेत्र का नेता कोई काम नहीं किया। हम लोग जैसे बैठ के बात करते हैं कि हमारा जो विधायक है वो काम नहीं किया, हमारा सांसद काम नहीं किया, वहाँ की जनता नहीं बात करती। वहाँ की बात करती टेक्नोलॉजी की, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी, क्योंकि वहाँ के जो नेता थे उस तरीके का काम कर गए हैं वहाँ के। वही चीज़ करने की ज़रूरत है हमारे देश में। विकासशील विकासशील विकासशील, जब से जन्म लिया हूँ तब से सुनते आ रहा हूँ, विकासशील विकासशील। पता नहीं मेरे मरने से पहले विकसित होगा कि नहीं होगा। मुझे विकसित देश चाहिए, और विकसित देश कब होगा? तब जब लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। मुफ्तखोरी इसको नहीं बोलूँगा मैं, अगर मुफ्त में दिया जा रहा है उनका अधिकार है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपन लोग, उसमें GST देते हैं, टैक्स देते हैं, तो उसका रिटर्न बड़े बड़े उद्योगपति हो तो रिटर्न ले ही लेते हैं टैक्स भरने के बाद।
लेकिन जो छोटा व्यक्ति है, जो कमा रहा है, धमा रहा है, एक चिप्स का पैकेट लेता है, उसमें भी टैक्स लगता है, तो उस टैक्स का रिटर्न नहीं चाहिए क्या? उस व्यक्ति को भी तो टैक्स का रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो मैं मुफ्तखोरी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा उसका टैक्स का रिटर्न होना चाहिए उसको, बस। और बाकी मूलभूत सुविधाएं उसको समय पर मिल जाए, बाकी देश विकसित हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मेरी फिर से एक अपील कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कोई भी इस बार कोई भी अगर आए आपसे वोट मांगने आपके क्षेत्र में, तो केवल आशीर्वाद दे के, हाथ जोड़ के उन्हें जाने ना दें, उनको बैठाएं और उनके बारे में सोचें, समझें, उनके बारे में पूछें वो क्या है, नहीं है, आने वाले समय में क्या करेंगे। इससे पहले आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे पहले भी आप राजनीति में जुड़े होंगे, तो उस बीच में आपने क्या किया वो चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। उस तरीके से अगर वोट करते हैं तो मैं बोलता हूँ आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे वो 20-25 साल की उम्र हो, 40-50 साल की उम्र हो, चाहे 60-70 साल की उम्र हो, आपको एक बदलाव दिखेगा, आपके बच्चों के बदलाव दिखेगा भविष्य में। बस इतना चाहूँगा कि आप किसी भी कैंडिडेट से सवाल ज़रूर करें, क्योंकि जब तक सवाल करेंगे नहीं आपको जवाब मिलेगा नहीं, और जवाब नहीं मिलेगा तो कोई बात का नहीं है, फिर वो सवाल फिर आपके मन में रह जाता है। आप लोकल में बैठ के, कहीं चाय टपरी में बैठ के ये सवाल करते हैं एक दूसरे से, अपने मित्रगण से, लेकिन कभी वही सवाल आप नेता से पूछ के देखें तो आपको बदलाव मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारी कुछ खास चर्चा, यहाँ पर खास तौर पर छोटी सी चर्चा करनी थी हमें। छोटी सी चर्चा नहीं कहा जाए, बल्कि बहुत बड़ी चर्चा हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पर आज राजनीति के आयाम बदल चुके हैं। आज देखिए, हम किसी भी विधानसभा में जब जा रहे होते हैं, उस क्षेत्र की स्थितियाँ देखते हैं। अभी हाल फिलहाल अभी कल जिस बात का मैंने जिक्र किया था NH-43 को लेकर के, आज उस NH-43 की स्थिति क्या होती है? भाई सरकार ने अरबों खरबों खर्च कर दिए, सब ठीक था, टोल नाके बना दिए गए, टोल प्लाजा बाकायदा तैयार हैं और आपसे बराबर उसके पैसे लिए जा रहे होते हैं। लेकिन उससे ही हाल फिलहाल जो है तो 100 मीटर की सड़क का जो दायरा है वो क्या कह रहा होता है। आप अपने विधानसभा क्षेत्रों की स्कूल की स्थितियाँ देखिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देख लीजिए, किसानों के लिए कितनी पर्याप्त सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को देखना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ पर हम जिन क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, उन क्षेत्रों में 20 सालों में कितना विकास हुआ है। क्योंकि विकास के जो कारनामे हैं वो अखबार में तो दिखते हैं, लेकिन धरातल से वो सारी चीज़ें गायब होती हैं, जुदा है। तो यहाँ जो स्थितियाँ हैं उन मौजूदा हालातों पर ज़रा आकलन करिए। और अभी लोकसभा चुनाव फिर होगा आज से जस्ट 5 महीने बाद, जहाँ पर मई जून के लगभग लोकसभा के चुनाव होंगे। और उस लोकसभा चुनाव के दरमियान आप क्या चुनना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पर निवेदन जी का कहना सही है कि वास्तविकता के तौर पर अगर जिस दिन हम पार्टियों को नहीं बल्कि प्रत्याशी को झांकना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे और उससे सवाल करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र के लिए करेगा क्या, तो हो सकता है कि यहाँ पर की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार आ जाएं और आप कारगर व्यक्ति साबित हो जाएं। क्योंकि देखिए, आज इस पूरे राजनीतिक आयाम में कहीं ना कहीं पर मुद्दा बनाया जाता है, तो अब मुद्दे भी बदल चुके हैं। अब तो मुद्दा यहाँ पर जो है तो हिंदुत्व का है, मंदिरों को बनाने का है, और यहाँ पर जो एक्चुअल जिन चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ चलती हैं, भाई हम कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो वो सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल। हर व्यक्ति को अगर शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो बराबर सुविधाएं मिल रही हैं तो वो आपके पास क्यों आएगा? तो आज यहाँ पर जो कल्चर बना दिया गया है धीरे धीरे करके, उसमें आज नहीं तो कल तो परिवर्तन आना है। और तय है कि जो गतिविधियाँ तैयार हो रही हैं धीरे धीरे करके, उनमें अच्छा खासा परिवर्तन आएगा। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ। हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पब्लिक व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब हमने जो है तो कुछ नया शुरू करने का प्रयास किया है। एक नई शुरुआत हम कर चुके हैं, जहाँ पर लगातार तो देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा काम होता है कि क्षेत्र तक जाना और क्षेत्र की जनता से बात करना, और ख़ास तौर पर एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने अपने समय को उस लेवल तक पहुंचाया है और उस समय का सही उपयोग किया है। क्योंकि आज अगर कोई कलेक्टर बनता है, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी बनना कोई छोटी बात नहीं होती। कोई इंजीनियर अगर बन के बैठा तो कोई छोटी बात नहीं है, उसने तमाम उम्र मेहनत की तब जा कर के आज इस अहदे पे होता है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को भी
बनने की ज़रूरत है। तो चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।